ठीक है, हमारे सामने वहां पे दो वर्ड्स थे, एक था कॉन्डिसेंडिंग और एक था कंडेमिंग। हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके नहीं करेंगे इस वक्त। जरूरी ये है कि उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो जो अपलोडेड है वो देखी हुई है, बाकी सारी बेसिक एंड अपस्किल सारी सीरीज करी हुई है, क्योंकि सीरीज के दौरान ही क्लास के बीच में हमने लिटरली 10-10 मिनट का स्पैन लिया है और सारी टोन्स को एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। ये उनके लिए रिविजन है, ताकि इस 15 मिनट में आपके एटलीस्ट कुछ नहीं तो 15 से 20 टोन्स और उनके सिनोनिम्स क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। जैसे जैसे मैं यहां पे लिख रही हूं अच्छा होगा। आप भी अपनी कॉपी में लिख लें। कॉन्डिसेंडिंग को आप याद करेंगे वर्ड सुपीरियोरिटी से। जब कोई इंसान किसी के ऊपर लुक डाउन अपॉन करता है, हम बोलते हैं पूरा स्टेटमेंट लुक डाउन अपॉन समवन, यानी कि उस पर अपने आप को सुपीरियर समझता है। हम बोलते हैं ना किसी को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वही जब कोई किसी को लुक डाउन अपॉन करता है, खुद को सुपीरियर समझता है, तब हम वर्ड यूज करते हैं, तब होती है टोन कॉन्डिसेंडिंग। अब कंडेमिंग, कंडेम करने का मतलब होता है टू बी क्रिटिकल, टू डिसअप्रूव। यहां पे आपके लिए वर्ड है सुपीरियोरिटी, यहां पे वर्ड है क्रिटिकल। अब कई बार आपने देखा है टोन्स के क्वेश्चन में जो आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं, टोन्स में आपके सामने जो कई बार ऑप्शंस रहते हैं उसमें एक वर्ड क्रिटिकल भी रहता है। क्रिटिकल को ना आप हमेशा ध्यान रखना, जब ऑथर किसी चीज में ना बहुत ज्यादा फॉल्ट ढूंढ रहा हो, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड हो, तब वो रहेगा क्रिटिकल। ठीक है, या तो फॉल्ट फाइंड कर रहा है या फिर गलतियां निकालने के सिवा उसके सामने 2 या 3 साइड्स हैं और उसका वो एनालिसिस कर रहा है, इम्पार्शियल एनालिसिस, तब भी क्रिटिकल ही होता है। एक ऑप्शन कई बार आप देखते हो अपने सामने, डिसअप्रूविंग। बहुत सिंपली आपको आपके ऑप्शंस में दिया जाता है एक वर्ड डिसअप्रूविंग, उसका भी सेम मतलब है। ठीक है, और आपके सामने वर्ड्स आएंगे नाउ, जल्दी जल्दी ना इसके सामने इसके सिनोनिम्स राइट डाउन करते रहो। डिनंसिएटरी, कैस्टिगेटरी, ये रेड से वो वर्ड्स है मेजर वर्ड्स, और जितने भी ब्लैक से है ना ये उन्हीं के सिनोनिम्स हैं। ये डिनंसिएटरी, कैस्टिगेटरी, डिसअप्रूविंग, क्रिटिकल, आप इसको इसका सिनोनिम करके या तो याद रख लो, या फिर ये जो पूरा सेट है ना ये एक ही में आएगा। ठीक है, मैं अभी इसके अराउंड बॉक्स बना दूंगी तो आपको याद रहेगा। जस्ट मेक श्योर यू राइटिंग इट डाउन समवेयर। ओके, और एक वर्ड और है आपके सामने, रेप्रोबेटरी। ठीक है, ये 5 वर्ड्स हैं इसके और एक वर्ड है ये। ठीक है, ये पूरा एक बार आपने नजरों से देखा हुआ है ना, आपको याद रहेगा। ये पूरा एक सेट है जो आपको याद रखना है। कॉन्डिसेंडिंग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है। कंडेमिंग यानी क्रिटिकल फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड, जब ऑथर देखो क्रिटिकल ना बहुत आप देखते हो कई बार क्रिटिकल एनालिसिस आपसे पूछा जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस पूछने का मतलब होता है आपसे जिसने भी पूछा है वो चाहता है कि आप दोनों साइड्स को एग्जामिन करो, प्लस माइनस दोनों का देखो, तब एक तो क्रिटिकल तब भी यूज होता है। और अगर आप कई बार आपके सामने ऑप्शंस में ही आएगा क्रिटिकल, जब ऑथर ने पूरी तरीके से किसी एक चीज की बुराई करी होगी, सिर्फ नेगेटिव टोन में बात करिए, डिसअप्रूव किया है। जस्ट अ सेकेंड, इज हॉरर रिलेटेड टू डिसअग्रीइंग? हॉरर इज रिलेटेड टू डिसअग्रीइंग बिकॉज जब आप किसी चीज से डर जाते हो या फिर आपका उसके एक स्कॉनफुल हम एटीट्यूड बोलते हैं ना, स्कॉन। स्कॉन ना एक्चुअली जब कोई ना फ्राउन करता है, ऐसे करता है, उसी को स्कॉनफुल भी बोलते हैं, तो हॉरर उसी से रिलेटेड है। तो डिसअग्रीइंग का भी एक सिनोनिम हो सकता है। अगर आप पैसेज में ये टोन देख रहे हो कि ऑथर जो है वो किसी चीज से अग्री नहीं कर रहा है और वहां पे आपको कोई एक कायदे का ऑप्शन नहीं मिला है और हॉरर वहां पे है,
तो आप उसको उससे भी अग्री कर सकते हो, क्योंकि हॉरिड कहीं ना कहीं स्कॉर्नफुल से रिलेटेड है। कई बार ना किसी एक वर्ड का ना बहुत क्लियर मीनिंग नहीं होता, क्योंकि उसी वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट मीनिंग है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप क्रिटिकल देख रहे हो, क्रिटिकल का भी खुद में बहुत एग्जांपल्स है। ओके ट्विंकल, ठीक है, ठीक। पहले आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। नाउ नेक्स्ट, नैरेटिव। नैरेटिव किसको बोलते हैं? अब नरेटिव हमने पढ़ा है ना, स्टोरी नरेट करना। कई बार बोलते हैं कि यू हैव टू नरेट अ स्टोरी इन द क्लास। इसको इसी तरीके से याद रखना है। जब इस ये अब आप फाइंड आउट कैसे करोगे कहां पे नैरेटिव है। अब जो मेजर कंफ्यूजन होता है ना, वो नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव के बीच में होता है स्टूडेंट्स को। करेक्ट, स्टोरी टेलिंग है वरना, बट अभी आपको ये देखना है कि नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव के बीच का कंफ्यूजन आप कैसे हटाओगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव दोनों में ही ना स्टोरी टेलिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में स्टोरी टेलिंग होती है। या तो ऑथर चाहता है आप किसी कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है ठीक है, कैरेक्टर, इवेंट या स्टोरी पे ध्यान दो, ऑथर ये चाहता है। बट अब नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं कौन अंतर बताता है। नरेटिव इज मोर chronological, train engine they okay train engine then ever tear which follows up। नहीं, अब देखो जित्तो ने बताया है ना, ऐसा नहीं है। फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल वाली बात नहीं। देखो डिस्क्रिप्टिव के भी दो मतलब होते हैं, आपको पता है ना। अगर आपको एक पैसेज में दिखे कि एक तो डिस्क्रिप्टिव या स्टोरी टेलिंग वाला हो गया, ठीक। एक होता है डिस्क्रिप्टिव जहां पे आपको दिखते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, ये ऑथर ना बहुत सारी बातें बताता है, उसको भी हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। अगर आपको पैसेज में दिखे कि हमने बोला था ना डिस्क्रिप्टिव का ही एक मतलब और होता है, जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का दूसरा मतलब बता रही हूं, उसी के सिनोनिम्स होते हैं एक्सपोजिटरी, किसी को और कोई याद आ रहा है जो हमने डिस्कस किया हो क्लास में, आपको लग रहा हो मैंने मिस आउट किया है, जो पहले स्टूडेंट्स थे क्लास में? इंपोजिटरी, एक्सपोजिटरी, इंफॉर्मेटिव, बताओ कुछ मिस किया है क्या मैंने? जो डिस्क्रिप्टिव के दो मीनिंग है, एक तो स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड है, एक अलग है। हाँ, एक्सप्लेनेटरी होता है एक तो। हमने क्लास में इसके बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे, तो जिसने लिखे उसको याद हो तो बताओ प्लीज, इफ आई एम मिसिंग आउट एनी, मुझे इस वक्त अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो अभी कोई बता देना अगर मैंने कुछ मिस आउट किया हो। अभी हम इस पे आते हैं, इस पे और इसमें अंतर क्या है। नैरेटिव में जो यूजुअली होता है, जो हमारा ऑथर होता है ना, वही मेन कैरेक्टर होता है, वो अपने बारे में बताता है। मेरा जो है जो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, मैं स्कूल जाता था, या मेरे चाचा का बेटा स्कूल जाता था, मतलब अपना या अपने किसी रिलेटिव या किसी एक इंसान पे फोकस करके उसको एक मेन कैरेक्टर बनाता है। जबकि डिस्क्रिप्टिव में किसी को मेन कैरेक्टर नहीं बनाया जाता है, या किसी इंसान पे फोकस नहीं किया जाता है। कोई एक इवेंट होता है पूरा, यूजुअली ऑथर के सिवा कोई एक इवेंट होता है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और एक डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है इंपोजिटरी, एक्सपोजिटरी, इंफॉर्मेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी। जहां पे आपको लगे आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है पैसेज में कि आपसे संभल नहीं रही है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। ये पूरा एक बॉक्स है अलग, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का एक स्टोरी टेलिंग वाला है, जहां पे कैरेक्टर कोई और होता है, ऑथर नहीं होता है। ओपिनियनेटेड भी हो सकता है, करेक्ट। ओपिनियन, अगर हाँ, इसका एक सिनोनिम ओपिनियनेटेड हो सकता है, क्योंकि अगर ओपिनियनेटेड कोई पीस आपके सामने पढ़ने के लायक तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम आएंगे नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव हो गया। हाँ, कैरेक्टर इवेंट हमने कर लिया था। अब देखो कुछ वर्ड्स आप लिखते जाओ साथ साथ। इसमें ना मुझे आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप ही लिखते रहो खुद से।
jovial, humorous and jocular. इसको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन यही वर्ड है. जहां पे भी द ऑथर इज ट्राइंग टू बी cheerful or being friendly or is trying to make a pun out of something or trying to create humor in something, trying to create a laugh from the viewer or the people reading it, it is humorous. ठीक है. POV as in point of view. Yeah, point of view, correct. मतलब पॉइंट ऑफ व्यू किस केस में वरना व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू की आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव, इट्स फ्रॉम द ऑथर्स पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू. यस, हाँ, क्योंकि ऑथर जब अपने बारे में किसी और चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो एक वो डिस्क्रिप्टिव हो गया. एक नैरेटिव जब ऑथर खुद की कोई स्टोरी या फिर खुद को एक मेन कैरेक्टर रख के पूरा इवेंट एक्सप्लेन कर रहा है, एक वो हो गया. करेक्ट. ठीक है, ये हो गया एक आपके सामने. नाउ नेक्स्ट, अब कुछ वर्ड्स और हैं जिनका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है. मतलब आपस में ये एक दूसरे के, अभी जो मैं वर्ड्स लिख रही हूँ स्लैश करके, उसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्ड्स का सेम मीनिंग है सबका, बट ये एक सेम ब्रैकेट के अंदर आएंगे. वो कैसे आपको देखना है? सार्कास्टिक, सटायरिकल, आयरनी, ओके, आयरॉनिकल. आयरनी बेसिकली आयरॉनिकल होता है, टोन जो है वो ये रहता है. और बस, हाँ, एक और वर्ड टॉन्टिंग. आई मेक श्योर मैंने लिखा हुआ है चिट्स पे कि कोई वर्ड मिस ना हो. ठीक है. अब इससे ऑथर यहां पे मतलब क्या है? नाउ sarcastic वर्ड देख के अभी आपको समझ में आ गया हो क्या मतलब है. sarcasm क्या होता है? when the person is saying one thing but what he intends to mean is something different. यानी कि there's only one gift which you can there is something very precious which you could give me and that is ... your absence. यहाँ पे इंसान ने क्या किया? he is being satirical, वो मजाक उड़ाना चाह रहा है. तो बेसिकली इसको आप दो वर्ड से याद रखना. ऑपोजिट मीनिंग होगा, ऑपोजिट लिटरल मीनिंग, satirical, oh sorry, एक होगा मजाक उड़ाना, और आयरॉनिकल हमें पता है ना. आयरॉनिकल आपको पता है जब पूरे टाइम पैसेज में बात कुछ और की, बट आयरनी हम किसे बोलते हैं? कि पूरे टाइम he was preaching something else but when it came to practice he ended up doing something else. आयरनी सबको पता है ना, बोलता कुछ और रहा बट एंड में जाके कुछ और ही हो गया. ठीक है, नैरेटिव. अच्छा ठीक है, अभी ये बताओ, ये ब्रैकेट पे किसी को कोई डिफरेंस, कोई कुछ प्रॉब्लम है? सटायरिकल, सार्कास्टिक, आयरॉनिकल एंड टॉन्टिंग. क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये ब्रैकेट साथ में क्यों लिखा है? भले ही इनका मीनिंग कुछ. सार्कास्टिक आपको पता है, सभी लोग सार्कास्टिक कभी ना कभी होते हैं. सटायरिकल मजाक उड़ाना, आयरनी यानी कि बोला कुछ और गया पूरे पैसेज में. ही वांटेड टू प्रीच समथिंग एल्स बट ही एंडेड अप प्रैक्टिसिंग समथिंग एल्स. टॉन्टिंग सबको पता है, ये सब नेगेटिव या फिर लॉडेटरी कॉम्पोजिशन में आते हैं सारे वर्ड्स. ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक ये ब्रैकेट है आपके सामने, सिनिकल, स्केप्टिकल. इसका मीनिंग बताओ. इसका एक इजीएस्ट वर्ड जो यहाँ पे हम ब्लैक से लिख सके ताकि आपको याद रहे. पेसिमिस्टिक. बताओ कौन सा वर्ड होगा वो? हमने 10 बार अपने क्लासेस में रिवाइज किया है इन तीनों को एक ही वर्ड से. सिनिकल, स्केप्टिकल, पेसिमिस्टिक. बताओ क्या वर्ड हो सकता है वो? ऑथर यहाँ पे कौन सी फीलिंग आपको दिखाने की कोशिश कर सकता है? क्या मीनिंग होगा? तीनों में एक ही फीलिंग है जो बहुत करेक्ट. डाउटफुल. अगर पूरे पैसेज में ऑथर इज डाउटफुल अबाउट समथिंग और ही इज ट्राइंग टू बी
वहां पे उनके एक ऑब्लिगेशन आती है, वो सोच रहे बार बार क्या फ्यूचर में ऐसा होगा, ही इज नॉट येट श्योर, वो बहुत डाउटफुल है, या फिर किसी एक ही टॉपिक को लेके बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन इट इज दिस, मैम आई हैव टू लीव नाउ, थैंक यू सो मच, ओके वरना। ठीक, ये पूरा ब्रैकेट क्लियर है सबको, सिनिकल, स्केप्टिकल, पेसिमिस्टिक। और यूजुअली जब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो यू विल नेवर एनकाउंटर अ पैसेज जो कि पूरा बिगिनिंग से लेकर, यूजुअली यही होता है कि एक पैसेज जो बिगिनिंग से एंड से लेकर डाउटफुल हो, कहीं ना कहीं पे तो ऑथर अफर्मेटिव होता ही होता है। तो यूजुअली ये कैसे क्वेश्चंस में आता है, जो आपने अभी एक अंडरलाइन वाला क्वेश्चन देखा ऊपर, वैसा एक पार्ट होगा, अंडरलाइंड होगा, वहां पे आपसे पूछेंगे व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन दिस पार्ट ऑफ दिस अंडरलाइन स्टेटमेंट, या फिर ये पैसेज। तो वहां पे एक ना वो ऑथर जो डाउटफुल होगा, उसे कहते हैं अनश्योरिटी होगी किसी चीज को लेके, वहां पे ये टोन आएगी। ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट है। ठीक है, एक और बहुत सिंपल सा यहां पे लिख लो इसी पेज पे, नॉस्टैल्जिक। ये बहुत क्लियर होगा सबको, नॉस्टैल्जिक क्या होता है। नॉस्टैल्जिया सबको होता है, रिमेंबरिंग द पास्ट। अगर ऑथर पुरानी किसी बात को याद कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है, देन इट इज नॉस्टैल्जिक। ठीक है, ये अभी तक हमने देखा जाए तो कितने कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एटलीस्ट 10 वर्ड्स तो इसी स्लाइड पे हो गए। इस स्लाइड के सारे वर्ड्स हमने कर लिए हैं, और ये इतना अभी तक हम रिवाइज कर चुके हैं। इससे बाहर यूजुअली नहीं आता है, बट अब हम एक दो स्लाइड्स और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं, आप लिखते जाओ साथ साथ, उसका मीनिंग आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, विट्रियोलिक है ये, VITRIOLIC, विट्रियोलिक, VITRIOLIC। ठीक है, विट्रियोलिक, सिवियर, हार्श, एसर्बिक। नाउ इस पूरे सेक्शन में क्या होता है, आपको यही एग्जैक्ट वर्ड्स मिलेंगे, और ये भी कई बार यूजुअली आपको हो सकता है पूरे पैसेज में ऑथर की टोन ऐसी हो, ऑथर किसी चीज को बहुत ज्यादा कंडेम कर रहा है। देखो, कंडेम करने का क्या मतलब, डिसअप्रूव करना, उसके अगेंस्ट बोलना, क्रिटिकल होना। बट अगर किसी एक पार्ट, या यूजुअली पूरा पैसेज आपका ऐसा नहीं हो सकता इन टोन्स पे, एक पार्ट का एक पैसेज जहां पे ऑथर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में किसी चीज की बुराई करता है, आपको क्लियरली उसका जो एंग्स्ट है, उसका अग्रेशन है, उसकी हेटफुलनेस है, क्लियरली पता चल रही है, तब आप ये करोगे। अच्युत, यही फिगर ऑफ स्पीच है पहली चीज तो, फिगर्स ऑफ नहीं, ये टोन से पैसेज है आपका। फिगर्स ऑफ स्पीच ना कल होगा, हम वो कल करने वाले हैं। कल इसी तरीके से क्लास के एंड में कुछ पैसेजेस या तो हम देखेंगे, या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच पे पूरी क्लास रखेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसर्बिक, हार्श, सिवियर, विट्रोलिक। अब देखो क्यों इनको एक साथ लिखा है, क्योंकि इनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ अगर इन वर्ड्स में कुछ डिफरेंशिएशन होता है, तो वो क्वांटम का होता है कि ऑथर किसी में ज्यादा हार्श होता है, किसी में कम होता है। तो आपके एग्जामिनर को पता है, उसको उस लेवल पे जाके नहीं पूछना है। अगर आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो इन सब में से कोई एक ही आएगा, सब कभी भी नहीं आएंगे। एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सार्केस्टिक आई एक्सप्लेन, अभी 1 मिनट बाद आई एक्सप्लेन सार्केस्टिक। ठीक है, सार्केज्म। ठीक है, एसिडिक, हार्श, सिवियर, विट्रियोलिक, कॉस्टिक। अब इसके आगे एक वर्ड लिख लो, स्ट्रॉन्ग या ब्रूटल, डिसअप्रूवल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ब्रूटली, डिस्पाइस।
और एक और वर्ड लिख सकते हो डिस्पाइस। डिस्पाइस पता है ना सबको, नफरत को डिस्पाइस बोलते हैं, किसी चीज से नफरत करना यानी कि डिस्पाइस करना। डिस्पाइस इज अ स्ट्रॉन्गर टर्म फॉर डिसलाइक। ठीक है, ठीक है, ये पूरा एक सेक्शन हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट, एक अभी वर्ड यहां पे लिखेंगे, उसको ध्यान से देखना। ये बहुत स्मार्ट वर्ड है। ये क्यों यूज किया जाता है? यूजुअली एंग्री या इंडिग्नेंट साथ में यूज करते हैं। अभी हमने बोला कि हार्श, कॉस्टिक, विट्रोलिक, सिवियर, बिटर, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? जब ऑथर किसी चीज की तरफ अपनी बहुत ज्यादा गुस्सा, एंग्स्ट, अग्रेशन दिखा रहा है। अब कभी भी आपको पता है कि कोई अगर इतना स्ट्रॉन्ग अग्रेशन दिखा रहा होगा तो जरूरी नहीं है वो रीजनिंग कर पाए या उसका वो रीजन दे पाए, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, आई डिस्पाइज दिस थिंग, इस रीजन से वो नहीं करता। इंडिग्नेंट में क्या होता है? ऑथर जस्टिफाई करता है, ऑथर ना जस्टिफाई करता है अपने एंगर को। वहां पे वो एग्जाम्पल्स देगा कि मैंने इस रीजन से ये हुआ है पीछे, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस बताएगा कि आई डिस्पाइस इस वजह से। ठीक है, कुछ ऐसा करेगा ऑथर। ये एक तुम्हारा एक और हो गया। अभी तक इतना बताओ, इतने में कोई किसी को कंफ्यूजन है? अभी तक हमने 4 स्लाइड्स करी हैं, 4 में किसी को कंफ्यूजन है कोई? अगर आपको ये 4 क्लियर है तब हम आगे चलेंगे, क्योंकि नाउ व्हाट आई रिक्वायर इज, कुछ वर्ड्स मैं बोलूंगी, मीनिंग आप बताएंगे चैट सेक्शन में, वो भी बहुत क्विक। गूगल का यूज कर सकते हैं बट ट्राई करो अगर प्रीवियस क्लासेस की रिमेम्बरेंस हो तो उससे बताओ। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, ये वर्ड यूजुअली सबको पता होगा, अगर किसी ने एक बार भी नॉर्मन लुइस उठाई है ना तो बहुत इजीली पता होगा, क्योंकि सबसे पहले यही आता है। इसका ना ये रूट वर्ड जो है ना, बेल, बेल से आता है, बेलिजरेंट एंड बेलिकोस। ठीक है, बताओ बेलिजरेंट और बेलिकोस का मतलब बताओ जल्दी से। ये भी क्रिटिसिज्म था, बहुत हार्श वर्ड्स में, ये भी क्रिटिसिज्म था, थोड़ा जस्टिफाइड, ये भी क्रिटिसिज्म ही टोन पे जाता है। करेक्ट, अग्रेसिव। एक इसका वर्ड होता है अग्रेसिव, ठीक है, और एक वर्ड और होता है थ्रेटनिंग। अगर ऑथर की टोन बहुत अग्रेसिव है, बहुत थ्रेटनिंग है, आप बेलिकोस और बेलिजरेंट आप कब एनकाउंटर करोगे? अगर एक नैरेटिव पीस है आपके सामने, या एक ओपिनियन पीस है, या फिर कोई किसी बुक का एक्सर्प्ट है, तो वहां पे ना कॉमाज में किसी किसी के वोकल्स लिखे होते हैं। वोकल्स यानी कि किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला है। अब नॉवल जो इंसान लिख रहा है वहां पे वो एक फिक्शनल नॉवल बना रहा है, फिक्शनल नॉवल में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो वहां पे यूजुअली जो वर्ड्स होते हैं किसी एक कैरेक्टर के, वो बहुत हार्श होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं, या वो किसी को थ्रेटन कर रहा होता है। उन केसेस में आपको बेलिजरेंट या बेलिकोस मिल सकता है। एंड बेलिजरेंट बेलिकोस हो सकता है अपने पेपर में इनकाउंटर कर लो, क्योंकि टोन्स में नहीं तो मीनिंग में आपको एलिमिनेशन में कई बार यूज हो जाता है। बेल से आप याद रख सकते हो, विट्रियोलिक, या फिर ये कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमनली लॉ एंट्रेंस वाले तो यूज करते ही करते हैं। ठीक है, ये एक और तुम्हारा हो गया, इसको याद रखना। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको कहीं लिख लो, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन विल। एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर डन। बस कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं। ठीक है, जो भी अगर नॉवेल पढ़ता है या फिर द हिंदू रेगुलरली पढ़ता है, द हिंदू के एडिटोरियल्स में ये बहुत ज्यादा आता है वर्ड कॉमिसरेटिंग। बताओ,
बताओ, किसी ने तो देखा होगा ये वर्ड। लेट्स सी द हिंदू कितने लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं पिछले 2 महीने से, क्योंकि पिछले 2 महीने में ये वर्ड सबसे ज्यादा बार मैंने रिपीटेड देखा है। बताओ। नहीं अच्युत, इट इज नॉट टू एक्सप्लेन समथिंग। अब बताओ। इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग पेन और सेंसिटिविटी, यूजुअली सेंसिटिविटी और पेन की तरफ होता है। यस, कंपैशनेट। ओके, एक वर्ड और मिल गया हमें, कंपैशनेट। बट कंपैशनेट ना, कंपैशनेट और कॉमिसरेटिंग में हम थोड़ा सा डिफरेंस कैसे ड्रॉ करेंगे वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कंपैशनेट भी कई बार कोई टोन जो कॉमिसरेटिंग आपको लगेगा उसमें हो सकता है कॉमिसरेटिंग आपको ना दिया जाए, ऑप्शन में कंपैशनेट मिल सकता है। अब बताओ आपको क्या, किन लोगों के साथ है। हाँ, सिंपैथी। चलो एक वर्ड और सिंपैथी मिल गया। अभी आपको अंतर ना, एक ही पॉइंट है जिससे सबसे अंतर पता चलेगा। कंपैशनेट आप किसी जानवर के साथ भी हो सकते हो, सिंपैथी आपको किसी के साथ भी हो सकती है, बट कॉमिसरेटिंग में सोशल प्रैक्टिस या फिर पार्शियलिटी की तरफ होता है। आपको सिंपैथी तो किसी जवान जो कि कोई सोल्जर मरा उसकी फैमिली के साथ भी हो सकती है। कंपैशन आपको किसी किसी के साथ भी हो सकता है कंपैशन तो। बट कॉमिसरेटिंग का जो मेन है ना, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी यही है। सोशल प्रैक्टिस या फिर कोई एक पार्शियल प्रैक्टिस सोसाइटी में हो रही है और उसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, तो आप कॉमिसरेटिंग वर्ड देखोगे। अब इसी वजह से जितने भी लिंचिंग के आर्टिकल्स आते हैं उसमें कॉमिसरेटिंग टोन भी उसका कॉमिसरेटिंग होता है, उसमें कॉमिसरेटिंग वर्ड भी यूज किया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि वहां पे एक सोशल प्रैक्टिस, एक सोशल इविल या एक पार्शियलिटी है किसी एक इंडिविजुअल की तरफ जिनका नुकसान हो रहा है समाज में, उसके लिए बेसिकली किसी का सामाजिक तौर पे कोई नुकसान हो रहा है उसके लिए कॉमिसरेटिंग आएगा। इसको याद रखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट, आप कुछ वर्ड्स आप बताते जाओगे, मैं सिर्फ वर्ड्स देखूंगी, मीनिंग आपको बताना है। और जो मीनिंग स्क्रीन पे आएंगे ना, मैं वही मीनिंग यहां पे लिखूंगी, ठीक है। ग्रैंडियोस, इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव, लॉडेटरी, अगर किसी को लगता है कि हमने कोई टोन का वर्ड मिस कर दिया है तो वो भी आप बता सकते हो कि मैम ये टोन भी मैंने बहुत बार इनकाउंटर किया है, ये हो सकता है। बट इनका जो मीनिंग बता रहे हो इनका नाम लेके बताना है, ठीक है। ठीक है, इनका मीनिंग आपको इनके नाम लिखना है, डैश इनका मीनिंग लिखो, और अगर किसी को लगता है हमने कुछ मिस कर दिया है तो वो भी बता सकते हो। नाउ स्टार्ट। करेक्ट, ट्विंकल ने सबसे इजी वर्ड्स इसको डिफाइन किया है। ग्रैंडियोस का सबसे इजी मतलब होता है ग्लोरिफिकेशन। हिंदी में लिखोगे ना तो शोषा जिसे बोलते हैं हम। अगर किसी एक सेकेंड, इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्टिव इंस्पेक्शन हो सकता है, और इंट्रोस्पेक्टिव का और क्या मतलब हो सकता है, इंस्पेक्शन भी करेक्ट है, इंस्पेक्शन से याद रख सकते हैं। लेकिन इंट्रोस्पेक्टिव आप कैसे एनकाउंटर करोगे, मतलब अगर आपको पहचानना हो कि पैसेज में क्या बात हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे। ट्विंकल ने लिखा है टू सीक विद इन, इनसाइड, एनालाइज विद इन। हाँ, इंट्रोस्पेक्ट करेक्ट, एनालाइजिंग समथिंग विद इन, इंस्पेक्ट विद इन, ऐसे याद कर लो। इंट्रोस्पेक्ट इंसान, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब ये अंतरात्मा से जानना, ठीक है, यही मतलब होता है। करेक्ट, एक वर्ड एक्स्ट्रा बताया है, डॉगमैटिक। अब डॉगमैटिक जिसने बताया है वो इसका मतलब भी बताएगा।
जब आप कोई नया वर्ड बता रहे हो ना, जस्ट मेक श्योर आप उसका मतलब भी बताओ साथ साथ, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो वर्ड्स के मतलब आ गए। ग्रैंडियोस का मतलब है ग्लोरिफिकेशन, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है इंस्पेक्शन ऑफ समथिंग विद इन, ठीक है। लॉडेटरी का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऋषभ ने इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। ऋषभ एक इंग्लिश वर्ड भी बताओ ना, ताकि आप कट्टर, कट्टर तो आपने यहां लिख दिया, ठीक। बट अगर आप पैसेज रीड करोगे, पैसेज रीड करके आपके मन में क्या आएगा कि आपको पता चल जाए अच्छा ये तो डॉगमेटिक टोन है। प्रोवोकेटिव टू प्रोवोक। अब देखो अभी यहाँ पे, अभी कोई कमेंट मत करना, जस्ट वेट, ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं एक चीज। लॉडेटरी टू प्रेज, डॉगमेटिक बिलीव विदाउट रीजनिंग, करेक्ट। बिलीव विदाउट रीजनिंग, ठीक है। करेक्ट। ट्विंकल ने भी बताया इसका, स्टांचली एडवोकेटिंग समथिंग, ठीक है। अब हमारे, मुझे डॉगमेटिक और समझाने की जरूरत नहीं, डॉगमेटिक हो गया, लॉडेटरी हो गया, टू अपलॉड, किसी चीज की तारीफ करना, ठीक। बहुत आसान है, लॉडेटरी टू अपलॉड, किसी चीज की तारीफ करना। अब कुछ वर्ड्स और आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स हो गया, एक वर्ड हमारे सामने आया है, एक आया है इगोइस्टिक, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स तो सबको पता है, इगोइस्टिक भी सबको पता है। अभी प्रोवोकेटिव का सबने बताया यहाँ पे, प्रोवोक, प्रोवोक वर्ड से, ठीक है, रेफर किया। बट रिमेंबर वन थिंग, प्रोवोक है, बट मैम ये क्या लिखे, अच्छा कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। ग्रैंडियोस, ग्लोरीफाई, शोशा जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव यानी इंस्पेक्टिव विद इन आवरसेल्व्स, लॉडेटरी LAUDATORY, अपलॉड APPLAUD, अपलॉड यानी ताली बजाना, किस चीज की तारीफ करना। प्रोवोकेटिव PROVOCATIVE, इंसेंडियरी, अभी इसको याद रखो, INCENDIARY, डॉगमैटिक, कट्टर, बिलीव विदाउट रीजनिंग, विदाउट रीजनिंग आप किसी चीज को बिलीव कर रहे हो। स्टांचली एडवोकेटिंग समथिंग, यानी आप किसी चीज को बहुत ही स्टांचली एडवोकेट, यानी कि किसी चीज को पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से समझाना, ठीक, लाइक शाहरुख खान। प्रोवोकेटिव एंड इंसेंडियरी का आपको एक वर्ड समझना है। अब प्रोवोकेटिव और इंसेंडियरी जब कोई बात आएगी ना, सबसे अच्छा प्रोवोक कौन करता है स्पीच देते वक्त, आपके नेता करते हैं। तो अगर आपको लगे प्रोवोक से यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान को प्रोवोक करने से नहीं है, नेताओं की स्पीच से, स्पीचेस, या फिर अगर कोई मूवमेंट क्रिएट करना चाह रहा है कोई पैसेज में, तब भी हम इसको प्रोवोकेटिव और इंसेंडियरी में ही गिनेंगे, ठीक है। हो गया, ये पूरा एक सेट है, इसको प्लीज याद रखना, ये मत भूलना। आई थिंक ये वर्ड्स इजी थे, बट एक बार याद रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये अलग है पूरा, ठीक है। अभी कोई डाउट है किसी को, इसको देख लो। ओके, सो वी आर डन विथ टोन्स। अब हमें नहीं लगता कि टोन्स में आप ऐसा कुछ एनकाउंटर करोगे इसके बाहर जो आपको पूछना पड़े। अब अदर्स कैन लीव, जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं, जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है वो रुक सकते हैं, जिनकी फर्स्ट क्लास है, जिनको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिस्कस करनी है कि कैसे दे हैव टू प्रैक्टिस आरसी, वो रुक सकते हैं। या फिर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो रुक सकते हैं यहाँ पे। ओके
लेट्स सी कितने लोग बचे हैं क्लास में, 9, 8, और जो नए बच्चे हैं जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल हैव सम वाटर, आई विल बी बैक. हाँ, सार्केज्म अगर हम बात करते हैं कपिल शर्मा. अब सार्केज्म का सबसे इजी एग्जांपल जो मैंने अपनी क्लास में पढ़ा था, अब एक पति है, वो बाहर से आता है, वो बोलता है वेल आई वर्क 40 आवर्स अ वीक फॉर मी टू बी दिस पुअर. मैं इतना काम करता हूं किस लिए, इतना पुअर होने के लिए. अब सार्केज्म क्या है, हमने सार्केज्म, सटायरिकल और आयरनी क्यों एक ही सेक्शन में लिखे थे, क्यों एक ही सेक्शन में लिखे थे? सार्कास्टिक इज बीइंग sarcastic is basically irony plus satire mixed with a pun of fun. उसमें अगर थोड़ा सा फन, मजाक लगा दे तो वो सटायरिकल, sarcastic हो जाता है. ओके, जस्ट वेट अ सेकंड मैम. सेंट्रल थीम में शुड बी consider the statement covering holistic info about the passage or should go with the option even if it deals with 1-2 points related, because मेरे कुछ ऑप्शन गलत हो रहे हैं. if I think overall info and reduce a summary type. देखो what happens is आपके सामने जो ऑप्शन रहते हैं उनमें से 2-3 तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि उनके बारे में बात ही नहीं होती है. 2 ऑप्शन बचते हैं जिसमें से कई बार आप देखोगे, अगर कई बार क्या होता है, जैसे अभी ये डॉक्टर्स वाला पैसेज था, हम उसको भी डिड्यूस करेंगे तो हमें लगेगा कई बार तो कि उन्होंने मेडिकल टूरिज्म पे ज्यादा फोकस किया है, बट मेडिकल टूरिज्म वाज अ पार्ट ऑफ इट. भले ही उसके बारे में ज्यादा लाइनें बोली गई हैं क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म क्यों होता है, देश की इकोनॉमी को हैम्पर कर रहा है, लोग आएंगे ही नहीं अपना इलाज कराने, इस बारे में बात हो रही है. लेकिन आपको पहली बात तो यस, आपको ओवरऑल इंफॉर्मेशन किसके बारे में ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी उस पर ध्यान देना है. कोई भी आपका सेंट्रल थीम कभी भी वो नहीं हो सकती जब उसके बारे में 1 या 2 लाइन बोले गए हो, अनटिल एंड अनलेस वो 1-2 लाइन भी कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी बात से रिलेटेड हो. ठीक है. और सरकाजम तो हम समझ गए, मजाक उड़ाना किसी बात का, अलग घुमा फिरा के, कहते हैं ना कान को इधर से इधर करके पकड़ना, वो. अब बताओ, यू आर स्मेलिंग वेरी गुड, डिड यू मैरिनेट इन दिस फॉर आवर्स, मतलब क्या तुम मुर्गे की तरह इस मसाले में लिपट के आए हो इतने घंटों तक. दिस इज सरकाजम. ओके, नाउ 6 पीपल आर देयर इन द क्लास. आप में से कोई है जो रिक्वेस्ट कर रहा है बोलने की? तब तक आई विल जस्ट मेक श्योर कि जो नए स्टूडेंट्स उनको हम बता दें. आप अपने पोर्टल पे देख पाओगे अपस्किल सीरीज की क्लासेस एंड बेसिक सीरीज की क्लासेस. अभी आप स्टार्ट करो सिर्फ और सिर्फ बेसिक. आप अगर आपके पास टाइम है तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, वरना आप लाइव क्लासेस में रेगुलर रहो. जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही हैं, आपका एल्गोरिदम हर बार आरसी का सेम है. अभी तक जितने टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट डे से लेकर आज के दिन तक सेम है. हम पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं ताकि पैसेज पढ़ते वक्त हम बहुत टाइम अनफिल्टर्ड और अननीडेड इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा ना दे. तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ये देखने के लिए कि किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पैसेज पे ज्यादा ध्यान देना है. अनटिल अनलेस, ठीक, अगर वोकैबुलरी का कोई क्वेश्चन आता है यानी मीनिंग वाला, तो हम उसके ऑप्शंस भी पढ़ते हैं क्योंकि कई बार हमें उसे पैसेज में ढूंढना होता है. फिर हम पैसेज पे जाते हैं, पैसेज को उतना ही पढ़ते हैं जितना की जरूरत हो, और वो जरूरत हम ऑलरेडी क्वेश्चन से समझ चुके हैं. फिर पैसेज के बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं. होता क्या है, आप एग्जाम में बैठेंगे, आपके हाथ में पेपर होगा, आप पेपर को पलट सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं पलट सकते. और आदत होती है स्टूडेंट्स की, व्हेन दे हैव द पेपर इन हैंड, उनको बार बार वापस जाने की आदत होती है. दे वांट टू रीचेक जस्ट टू मेक श्योर दैट दे बीन ऑल राइट थ्रू आउट. ठीक, इसीलिए हम सुपरफिशियल रीडिंग करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को भी, पैसेज को भी. दोबारा जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, हम तब क्वेश्चन को भी और ध्यान से पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस को भी और ध्यान से पढ़ेंगे, और तब जिस ऑप्शन पे हमें जरूरत लगेगी
हम उस ऑप्शन वाले पार्ट को ऑलरेडी पता है हमें कहाँ पे था, उतना हम देख चुके हैं, उतना हमारे दिमाग में है, वहां पे जाके दोबारा देख लेंगे. ओके, तो थैंक यू एवरीवन. इन केस कोई नया स्टूडेंट है, यू ऑल हैव माय नंबर, आपके ग्रुप पे ऑलरेडी मेरा नंबर है. माय नेम इज रितिका खन्ना, आई टेक अप योर आरसी हियर. तो आप मुझे कॉल कर सकते हो. ओके, थैंक यू, बाय बाय, वील एंड द सेशन टुडे. जस्ट अ सेकंड. हाँ ऋषभ, टफ पैसेजेस के लिए आप अपस्किल सीरीज की क्लास कर ही रहे हो, और उसके सिवा जस्ट रेफर मी द बुक्स जो आप पढ़ रहे हो इस वक्त. अगर वो बुक्स नहीं समझ में आ रहे, देन आई विल रेफर यू फ्यू बुक्स जिसके पैसेजेस आपको डिफिकल्ट लगेंगे. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. वी आर एंडिंग द सेशन. आई हैव अ क्लास आफ्टर दिस. थैंक यू.